नॉन ओहमिक डिवाइसेस आज आपका टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। ठीक है, नॉन ओहमिक डिवाइसेस, ओहमिक डिवाइसेस और नॉन ओहमिक डिवाइसेस आपकी क्या होती हैं। ओहमिक डिवाइसेस तो हम उनको कहते हैं कि जो डिवाइसेस आप लोगों की ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं। किसको ओबे करती हैं? ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं। इसके अलावा नॉन ओहमिक डिवाइसेस आपकी कौन सी हैं? नॉन ओहमिक डिवाइसेस आपकी वो होती हैं जो आपके ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं। वो ओहम्स लॉ को ओबे ना करने वाली कौन कौन सी डिवाइस आपकी होती हैं? वैक्यूम ट्यूब्स आपकी होती हैं और आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं, जिसमें आपके पीएन जंक्शन डायोड वगैरह आते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड वगैरह आता है, सोलर सेल वगैरह और दूसरी एक्सेट्रा आपकी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। उनको नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहा जाता है। ठीक है, अब आपके लिए जो हमारा रिलेशन होता है, क्या होता है? जो रिलेशन आप लोगों का होता है, इसकी डेफिनेशन क्या आपको पता लग गया? It is defined as the devices which do not obey Ohm's law is called non-ohmic devices. Example: vacuum tubes, junction diode, semiconductor devices, etc. ठीक है, ये आपकी होती हैं। अब इसके अलावा जो आपका रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आप लोगों का IR होता है ना। ठीक है, करंट आपका हो गया, रेजिस्टेंस आपका हो गया। यहां से हम कर सकते हैं V/I इज इक्वल टू R आप लोगों का कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये हमारा रिलेशन है, ये दोनों ओहमिक डिवाइसेस और नॉन ओहमिक डिवाइसेस इन दोनों के लिए वैलिड होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जब हमारी V/I इज इक्वल टू R आपका कांस्टेंट होता है। क्या होता है आप लोगों का? कांस्टेंट आप लोगों का ये होता है, तो ये ओहमिक डिवाइसेस के लिए एप्लीकेबल आप लोगों का होता है। इसका मतलब तब आपका R कांस्टेंट आपका है, V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ओहमिक डिवाइसेस के लिए हमारा ये एप्लीकेबल होगा। ओहम्स लॉ, वहाँ ओहम्स लॉ को वो डिवाइसेस ओबे करेंगी। ठीक है, अब इसके अलावा जो V/I आपका रिलेशन होता है, अगर इसमें आप लोगों का ये कांस्टेंट के बराबर नहीं होता, मतलब R की वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है, तो वो हमारी कौन सी हैं? नॉन ओहमिक डिवाइसेस आपकी होती हैं। अब इसके अलावा वहाँ जाके ओहम्स लॉ हमारा फेल हो जाता है। इसके अलावा दूसरा हमारा V और I के बीच में, किसके बीच में? V और I के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमारा लीनियर नहीं होता। लीनियर का मतलब क्या है? जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं इन डिवाइसेस के लिए, तो करंट हमारा उतनी तेजी के साथ बढ़े, लेकिन हमारा इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाता है तो वो लीनियर नहीं होता, वो आपका नॉन लीनियर होता है। तो सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट हम बना सकते हैं, तो क्या बना सकते हैं? रिलेशन बिटवीन V and I इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है कि आप लोगों की इन दोनों के बीच में रिलेशन है वो नॉन लीनियर होता है। मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आप लोगों का पोटेंशियल हो गया, ये आप लोगों का करंट हो गया। ठीक है, तो इसके बीच में लीनियर हमारा क्या होना चाहिए? लीनियर के लिए हमारा यहाँ पर एक 0 पॉइंट है, तो बिल्कुल स्ट्रेट हमारा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब पोटेंशियल के साथ में हम इसको करते हैं तो ये हमारा लीनियर नहीं होता है। लीनियर हमारा नहीं होता है, बाद में इसकी वैल्यू कांस्टेंट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा इसके बीच में रिलेशन आप लोगों का होता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो गई? दूसरी कंडीशन हमारी होती है कि जो हमारा VI रिलेशन होता है वो हमारा जो V की वैल्यू है, V की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? रिलेशन बिटवीन V and I इज डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल।
पोटेंशियल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप लोगों का जो जंक्शन डायोड होता है, क्या होता है आप लोगों का? जंक्शन डायोड होता है। उस जंक्शन डायोड में आप लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब 9th चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, वो हमारा ये पोटेंशियल निकल हो जाएगा, ये आपका करंट आपका हो जाएगा। ये पोटेंशियल हमारा नेगेटिव हो गया और ये करंट हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, करंट जब हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे करंट बढ़ना शुरू कर जाता होता है, लेकिन एक कंडीशन हमारी आती है कि उस पर हमारा करंट एकदम इंक्रीज हो जाता है, करंट हमारा एकदम इंक्रीज हो जाता है। अब इसके अलावा जब हम नेगेटिव पोटेंशियल इसको देते हैं तो करंट फिर अगेन हमारा इस तरह डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका पीएन जंक्शन वगैरह होता है उसके लिए जो ओहम्स लॉ हमारा होता है, नॉन ओहमिक डिवाइसेस होती हैं, उसमें जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ोगे तो उसमें जो आपका VI रिलेशन है वो आप लोगों का किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो आप लोगों का डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ द V, कि पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है या पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आप लोगों की होती है नॉन ओहमिक डिवाइसेस के लिए। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या होता है? तीसरा पॉइंट हमारा होता है द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। वैल्यू ऑफ द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। तो हम क्या कह सकते हैं? रिलेशन बिटवीन VI इज नॉट यूनिक, वो हमारी यूनिक उसकी वैल्यू नहीं होती है। मतलब क्या है? ये आप लोगों का V पोटेंशियल हो गया, ये आपका I करंट हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, यहाँ से वैल्यू जब बढ़ना शुरू हो जाती है तो करंट की वैल्यू बढ़ती है, साथ में हमारी वैल्यू हमारी इस तरह वो वेरी करती रहती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी यूनिक नहीं होती है। समझ आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, यह आपका नॉन ओहमिक डिवाइसेस के लिए होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो अगर कोई बच्चा नोट करना चाहता है तो इसको नोट कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम साफ करते हैं, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स, जो आपकी सेल होती हैं, जो वो उनको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमारा क्या निकल के आएगा, क्या होता है? जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, उसी तरह आपका होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, ये आपका टॉपिक है इस चैप्टर का। तो क्या कह सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल्स, टू आइडेंटिकल सेल्स। तो हमारी दो आइडेंटिकल जो जानी पहचानी सेल हमारी हैं उनको हम कंबाइन करेंगे तो उनको हम दो तरीके से, दो मेथड से कंबाइन कर सकते हैं। एक आपका हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा आपका हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसमें हम आप लोगों का क्या करते हैं, इसमें पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कर लेते हैं और इसको हम अपना फर्स्ट पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, या ग्रुपिंग भी आपसे पूछ सकता है, तो ग्रुपिंग के लिए भी आप लोग यही करोगे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल्स आपका हो जाएगा। नोट्स में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली आपको बताते हैं किस किस तरह हमारा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए और सी टर्मिनल हमने मान लिया।
ये आपका ए टर्मिनल हो गया और ये हमने आपका सी टर्मिनल आप लोगों का मान लिया। इस ए और सी टर्मिनल के बीच में दो हमारी आइडेंटिकल सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। तो हमारी कौन सी हैं? एक को हमने माना कि ये आप लोगों की सेल हो गई जिसका नेगेटिव टर्मिनल हमारा दूसरी आइडेंटिकल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और माना कि जो फर्स्ट आपके आइडेंटिकल सेल है उसका ईएमएफ हमने E1 मान लिया और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने R1 मान लिया, ठीक है। और दूसरी आइडेंटिकल सेल का हमने ईएमएफ E2 मान लिया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने R2 मान लिया, ठीक है। और इन दोनों सेल के बीच में हमने एक टर्मिनल और मान लिया, उसका नाम हमने बी टर्मिनल दे दिया। समझ आ गया? तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल आप लोगों का क्या होगा ए और सी टर्मिनल के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर टर्मिनल ए बी मान लेते हैं, ए बी का निकाल लेते हैं, फिर बी सी का निकाल लेते हैं, फिर बाद में ए और सी के बीच में हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल। तो हमारा क्या हो जाएगा और इसमें हमारा जो करंट आपका फ्लो कर रहा है, करंट हमारा इस तरह इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो कर रहा है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। समझ आ गई बात? ठीक है। अब इसमें जब हम पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी टर्मिनल के बीच में निकालेंगे इस आइडेंटिकल सेल का, तो क्या निकल के आएगा? तो सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी टर्मिनल इज इक्वल टू, अब करंट की डायरेक्शन कहाँ है? बी से ए की तरफ है, तो बी से ए की तरफ है तो हम क्या करेंगे? वी ए पोटेंशियल ऑफ ए टर्मिनल माइनस में पोटेंशियल ऑफ बी टर्मिनल हम यहां पर कर देंगे। कर दिया? तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरह आप लोगों को पोटेंशियल निकालना है बी और सी टर्मिनल के बीच का, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ बिटवीन बी एंड सी टर्मिनल, तो हमारा क्या हो जाएगा? अगेन आपकी सी से बी की तरफ करंट की डायरेक्शन है कि नहीं? तो हमारा हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ वी बी में से पोटेंशियल ऑफ सी टर्मिनल हम माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत यहां तक? इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो मैं आपको बतला रहा हूं वो नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। नोट्स जो बच्चे नए हैं यूट्यूब चैनल पे, नोट्स लेने के लिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहां पर इतना हो गया। अब हमारा वी ए बी टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाल लिया। वी बी सी जो टर्मिनल बी सी है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों ने निकाल लिया। लेकिन हमको निकालना है ए और सी टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? अब यहां पर हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सी टर्मिनल, ठीक है। तो हमारे करंट की डायरेक्शन सी टू ए है, जिसकी तरफ होती है उसमें उस टर्मिनल के पोटेंशियल में से उस जिस डायरेक्शन जहां से डायरेक्शन होती है उस टर्मिनल को पोटेंशियल को माइनस कर देंगे। मतलब सी से ए की तरफ है तो वी ए माइनस में वी सी आपका कर दिया जाएगा। अगर हम यहां पर करें, यहां पर क्या करें? इसमें पोटेंशियल ऑफ बी टर्मिनल को यहां पर माइनस कर दें और ऐड कर दें, तो हमारा क्या होगा? अगर माइनस कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, देखो वी ए माइनस में वी बी हमने कर दिया, माइनस वी सी प्लस में वी बी आप लोगों ने कर दिया। एक बार वी बी को हमने जोड़ दिया, एक बार हमने माइनस कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वी ए माइनस में वी बी को हमने एक अलग जगह कर दिया और यहां पर हमारा हो गया पॉजिटिव साइन ले लिया, तो वी बी में से हमने वी सी को माइनस कर दिया। इस तरह हम कर सकते हैं, क्योंकि वी बी को आगे लाएंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा ना, माइनस में वी सी, ये आपका हो जाएगा। अब इसमें आप लोग देखिए कहां पर आपको ये नजर आ रहा है, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी, ये आप लोगों का निकल के आ गया है। आ गया ना? अब आपको देखो ये आप लोगों का क्या होता है, वी ए माइनस में वी बी आप लोगों का क्या है? अब वी ए आपका क्या है? वी ए हमारा हो जाएगा E1, क्या हो जाएगा? E1 पोटेंशियल आपका हो जाएगा और वी बी आपका हो जाएगा IR1।
I R1, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि हमारा करंट क्या होता है, सेम होता है ना, तो करंट को हम सेम रखेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा R1 है, ठीक है। अब इसके अलावा VB हमारा क्या है, अब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, VB अब हम इन दोनों के बीच निकाल रहे हैं, तो VB E2 हमारा यहां पर पुट कर देंगे, E2 माइनस में VC के लिए I R2 हम यहां पर पुट कर देंगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है ना। अब यहां से आगे हम इसको कर सकते हैं, E1 E2 को एक जगह लिख दीजिए और I R2 को एक जगह लिख दीजिए, लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आएगा अब देखो VAC इज इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा E1 प्लस में E2 आपका हो गया, और माइनस में आपने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस I कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस में R2 आप लोगों का ये हो जाएगा। कुछ मिस्टेक है? अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का VAC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस में I R1 प्लस R2 आपका निकल के आ गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो हमने पीछे सीरीज कॉम्बिनेशन किया था कैपेसिटर्स का और रेजिस्टेंस का भी किया था, तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाला था, सीरीज का निकाला, पैरेलल का निकाला। अगर हम दोनों इन दोनों जो आप लोगों के ये दे रखे हैं, ये आपके सेल जो दे रखे हैं 2 आइडेंटिकल सेल्स, अगर हम इन दोनों सेल्स को एक इक्विवेलेंट सेल से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, इनसे रिप्लेस करने के बाद में हमारा यहां पर निकल के आएगा जो A और C टर्मिनल आप लोगों का दे रखा है, उसके बीच में हमारी आइडेंटिकल सेल आपकी ये निकल के आ जाएगी E इक्विवेलेंट ऑफ EMF एंड R इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। अब E इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, E इक्विवेलेंट आप लोगों का E1 प्लस में E2 के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसी तरह आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आप लोगों का R1 प्लस में R2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम मान लेते हैं, अगर हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि आप लोगों के आइडेंटिकल सेल्स आपकी क्या हैं, जिसका आपका EMF E1 से लेके EN तक है, N सेल्स हमने कनेक्ट कर दी सीरीज में, और जिसका हमारा क्या है आपका, हमने N सेल्स कनेक्ट कर दी सीरीज में, जिसका हमारा EMF है E1 से लेकर E2 डैश 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 EN उसका EMF हमारा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमने उनका मान लिया R1 R2 R3 डैश डैश RN हमने उनका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर होने के साथ में आपका हमारा क्या है, अब इसको यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, एक बात हम यहां पर छोड़ चुके हैं। क्या छोड़ चुके हैं? यहां तक इससे पहले हमको स्टेप करना है कि आप लोगों को जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालना है, आप लोगों को V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस में I R इक्विवेलेंट, इसके बराबर होगा ना। तो इसको हम इक्वेशन नंबर यहां पर फर्स्ट माना, सेकंड माना, इसको हम यहां पर इक्वेशन नंबर थर्ड मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लेते हैं। थर्ड और फोर्थ को जब आपस में कंपेयर किया जाएगा, V इक्विवेलेंट या VAC बात एक ही है, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो E इक्विवेलेंट आपका इसके बराबर आएगा और R इक्विवेलेंट आपका इसके बराबर आएगा, जो कि हमने यहाँ पर इसको लिखा है। इसके बाद में हमने N सेल्स मानी है, N आइडेंटिकल सेल्स जिनका EMF E1 E2 E3 से लेकर EN तक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस उनका R1 R2 R3 RN तक है। तो उसका जो EMF की इक्विवेलेंट वैल्यू
आएगी वो इक्विवेलेंट वैल्यू आपकी आएगी E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस में E2 प्लस में E3 प्लस में डैश डैश प्लस में En। ये आपका रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है। और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आपका R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस डैश 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 प्लस में R इक्विवेलेंट, ये निकल के आप लोगों का सॉरी Rn क्या आएगा, Rn आपका यहां तक निकल के आएगा, ठीक है। यह आप लोगों का हो गया कि जब टू आइडेंटिकल सेल्स हमारी किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो जिन बच्चों को नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको साफ करेंगे यहां से, ठीक है। अब यहां पर हम दूसरा पॉइंट हम करते हैं। इसका दूसरा टाइप हम यहां पर कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कर लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल्स। सबसे पहले टू आइडेंटिकल सेल्स को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया, इसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनको हम जोड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये आप लोगों का A टर्मिनल है और ये आप लोगों का C टर्मिनल हम लोगों ने मान लिया। तो फिर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एक B1 पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया, B1 पॉइंट मान लिया। यहाँ से जो हमारी आइडेंटिकल सेल है उसका जिसका EMF E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, वो हमारा B1 से कनेक्ट है और यहाँ पर हमारा B2 से इसको हम B2 पॉइंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, B2 पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं। ये आपका हो गया। और इसके अंदर हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है वो करंट आप लोगों का है I1। क्या मान लिया, I1 करंट हमने यहां पर मान लिया। अब दूसरी हमने जो आइडेंटिकल सेल है उसको मान लिया कि जिसका EMF हमारा कितना है, जिसका EMF हमारा E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा R2 है, ठीक है। और जिसके थ्रू हमारा करंट जो हमारा B1 पॉइंट से जुड़ा हुआ है, करंट हमारा जिसके अंदर I2 फ्लो कर रहा है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। अब यहां देखो, अब आपका ये A टर्मिनल हो गया, ये आपका C टर्मिनल हो गया और ये आपका B1 मान लिया, यहां हमने B2 पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल आप लोगों का सेम होता है और करंट आप लोगों का डिफरेंट होता है, जैसा कि डायग्राम में आप लोगों को दिखाया गया है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट है उसको हम ऐड कर लेते हैं। मतलब क्या है, टोटल करंट आप लोगों का हो जाएगा I1 प्लस में I2 आप लोगों का टोटल करंट हो गया, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक। तो हमारा क्या है, अब सबसे पहले हम इस जो आप लोगों को E1 R1 जिसका EMF E1 है, R1 इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस सेल का हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। मतलब B1 B2 इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, B1 B2 क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसका पोटेंशियल हमारा निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा आप लोगों का, B1 माइनस में B2 आपका निकल के आएगा। डायरेक्शन देखो वहां पर। तो ये निकलने के साथ में आप इसको क्या कह सकते हो, इसको आप VB1 की जगह आप लोग E1 कर दोगे, माइनस में इसकी जगह I1 करंट है, R1 इंटरनल रेजिस्टेंस आपका है। ये आपका हो गया। ये आपकी VB1 B2 की वैल्यू आपकी यहां से निकल के आ चुकी है, निकल के आ गई। अब यहां से आपको I1 की वैल्यू निकाल लेनी है। क्या निकाल लेनी है, I1 की वैल्यू आप लोगों को निकाल लेनी है, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों ने,
यहाँ से आप लोग इसमें कर दोगे, फिर आप लोग क्या करो, इसके अलावा भी सेकंड आपका VB1 इस सेल के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस है वो और निकाल लो। ठीक है, तो इस सेल के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जिसकी EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगेन क्या होगा हमारा VB1 B2 इज इक्वल टू VB1 माइनस में VB2 आप लोगों का हो जाएगा। अब इसका EMF क्या है, E2 हमारा इसका EMF है और I2 R2 आपका इसका पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों का हो जाएगा। VB2 की वैल्यू I2 R2 आप लोगों की हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पर हमको इस रिलेशन में पुट कर देना है। ठीक है, तो इसको पुट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको पुट करने के लिए हम करेंगे कि आप लोग यहाँ पर इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। किस में कर दीजिए, इक्विवेलेंट में आप लोग इसको कन्वर्ट कर दीजिए। अब यहां से आप लोगों को क्या करना है, यहां से आप लोग I1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या होगा, इस टर्म को हम इधर लेके जाएंगे, इसको हम इधर लेके आएंगे। तो क्या हो गया, I1 R1 इज इक्वल टू हम कर सकते हैं E1 माइनस में, इसको हम यहाँ पर क्या है B1 B2 पोटेंशियल है, इसको हम V के रूप में भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, हमारा R1 हमारा इसके बाई में डिवाइड पहुंच जाएगा, तो R1 इसके डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारी I1 की वैल्यू निकल के यहाँ से आ गई है। ठीक है, इसी तरह आप लोग यहाँ से I2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो I2 की वैल्यू सिमिलरली आपके क्या निकल के आ जाएगी, E2 माइनस में V डिवाइड बाई R2 आप लोगों का निकल के आ जाएगी। वो कैसे, इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे, E2 माइनस में V आपका हो जाएगा, R2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके साथ में ये आप लोगों को इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में I1 I2 की वैल्यू आपके पास में है, तो इसको आप लोग पुट कर सकते हो, इसको आप लोग पुट कर सकते हो। तो आप इसको वैल्यू को पुट करोगे तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो गया, I इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, I1 क्या है, E1 माइनस में V डिवाइड बाई R1 प्लस में E2 माइनस में V डिवाइड बाई R2 आप लोगों का हो जाएगा। अब यहां से आप लोग कीजिए, E2 वाले एक जगह और R1 वाले एक जगह आप लोग कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, अब देखो यहां से आप लोग कर सकते हो, E1 के R1 को दोनों टर्म के नीचे आप लोग ले जाइए, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ले जा सकते हैं। तो I हमारा क्या हो जाएगा, E1 डिवाइड बाई R1 माइनस में V डिवाइड बाई R1, यह आप लोगों का हो गया। और साथ में आप लोगों को क्या है, प्लस में E2 डिवाइड बाई R2 माइनस में V डिवाइड बाई R2 आपका हो गया। E1 और E2 वाले एक जगह कर लीजिए, या आप लोग एक जगह कर लीजिए। आप लोग कर सकते हो, इसको एक जगह कर सकते हो ना। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा यहाँ पर निकल के आएगा कि I इज इक्वल टू E1 बाई R1 माइनस में E2 बाई R2, और यहाँ पर माइनस में V कॉमन ले लिया, 1 बाई R1 जमा 1 बाई R2 आप लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप लोग इसका एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेने के साथ में क्या आंसर आपका आएगा, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स I इज इक्वल टू R1 R2 इसका एलसीएम आएगा आपका। ठीक है, तो R1 R2 एलसीएम, चलो मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। R1 R2 एलसीएम हो गया, इसे डिवाइड करेंगे, R2 बचा, तो E1 R2 माइनस में E2 इसी तरह R1 हो जाएगा, आप लोगों का हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस में V कॉमन ले लिया,
यहाँ पर आपका R1 जमा R2 आप लोगों का डिवाइड बाई R1 जमा R2 आपका हो जाएगा। इसको हम टर्म हमारी आएगी R2 जमा R1, इसको हम R1 जमा R2 इस तरह लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, I की वैल्यू हमारी निकल के आती है यहाँ पर E1 R2 माइनस में E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2, ये आप लोगों का निकल के आ जाएगा माइनस में V, और क्या निकल के आया R1 प्लस में R2 डिवाइड बाई R1 R2, ये निकल के आप लोगों का आया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने के साथ में इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लिया जाएगा। यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, थोड़ा आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ी टर्म ये ऊपर आगे पीछे होती हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से आगे आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो गई, इसको ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो देखो आप लोगों का आगे कैसे होगा, यहां तक आपके समझ आ गया होगा। इसको आप लोग अभी इक्वेशन मत दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर अभी मत दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे इसको इक्वेशन नंबर देंगे, इसको साफ कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा। अब आप लोगों का देखिए आगे, ये हमारा निकल का आ गया। अब इस टर्म को आप लोग इधर लेके पहुंच जाओ और इस टर्म को इधर लेके पहुंच जाइए, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, v इंटू में आप लोगों का हो गया R1 प्लस में R2 डिवाइड बाई R1 R2 इज इक्वल टू आपका हो गया E1 R2 माइनस में E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2 आपका हो गया, माइनस में I आपका हो गया। I को हम इधर लेके पहुंच गए, इसको हम इधर लेके आ गए, ठीक है। अब इसको हम क्या करना है, इसको हम इधर लेके पहुंच जाएंगे, इसके डिवाइड में पहुंच जाएंगे ना। तो इसको आप इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू E1 R2 माइनस में E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2, और इसके डिवाइड में आपका हो जाएगा R1 जमा R2 डिवाइड बाई R1 R2 हो जाएगा, और माइनस में I इसके डिवाइड में हमारा हो जाएगा डिवाइड बाई R1 जमा R2 R2 आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका R2 से R1 R2 से R1 R2 का हो जाएगा कैंसिल, ये आपका ऊपर पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर आप लोगों का पहुँच जाएगा। तो क्या करना है आप लोगों ने, तो V इज इक्वल टू E1 R2 माइनस में E2 R1 आपका डिवाइड बाई R1 प्लस में R2 आपका ये निकल के आएगा, ठीक है। इधर आपका आएगा माइनस I, और यहाँ पर R1 R2 आपका ऊपर पहुँच गया डिवाइड बाई R1 प्लस में R2। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब हमने जो दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया है उसको हम एक जगह भी लिख सकते हैं, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इक्विवेलेंट से, ई इक्विवेलेंट से, ठीक है। तो हमारी वो एक सिंगल रिएक्शन क्या निकल के आएगी, V इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस में I R इक्विवेलेंट। यह आपकी इक्वेशन, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अगर उसको हमने एक ही सिंगल, दोनों जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे उसको हमने सिंगल यहाँ पर A और C टर्मिनल के बीच में हमने मान लिया, जिसका EMF E इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट हमने मान लिया। यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक होने के साथ में इक्वेशन नंबर सेकंड को और इक्वेशन नंबर थर्ड को आपस में कंपेयर किया जाएगा। तो कंपेयर करने के साथ में हमें क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। तो क्या निकल के आएगा, E इक्विवेलेंट आपका बराबर आएगा किसके, E1 R2 माइनस में E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस में R2, ठीक है। और R इक्विवेलेंट हमारा निकल के आएगा किसके, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस में R2 के। ये इसके
निकल के आएगा। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। अब यहां से अगर आप इक्वेशन नंबर 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई 5, तो E इक्वावेलेंट डिवाइड R इक्वावेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 माइनस में E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस में R2, और ये डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस में R2, R1 प्लस में R2। तो R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 हमारा कैंसल हो जाएगा। तो ये टर्म हमारी कहाँ, इसके अपॉन में निकल के आई, मतलब E1 R2 माइनस में E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2। अब इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, E1 R2 के डिवाइड में R1 R2 हम कर सकते हैं, इस तरह भी इसको किया जा सकता है, E1 R2 डिवाइड बाई R1 R2 माइनस में E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2। ये आपका हो गया, R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल। तो हमारा क्या निकल के आया, हमारा निकल के आया E इक्वावेलेंट डिवाइड बाई R इक्वावेलेंट इज इक्वल टू E1 R1 माइनस में E2 R2। ये आपका निकल के आया है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो बेटा इसको ढंग से आप लोग देखिएगा और इसको प्रिपेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।